कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील की न्यूज क्लिक को न सिर्फ लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब भी करें। और नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। खैर, अब मैं बात करना चाहूंगा बिहार की सियासत की। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि बेशक आरजेडी या महागठबंधन ये चुनाव हार जाए, मगर तेजस्वी यादव यकीनन इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच हुए हैं। 2 महीने पहले तक हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन किसी तरह का कोई असर डालेगा। आज कई एग्जिट पोल्स उन्हें सबसे बड़े मोर्चे के तौर पर बतला रहे हैं। आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में इतनी जोरदार दस्तक क्यों दी। एक एक करके मैं आपके सामने मुद्दा उठाऊंगा। सबसे पहले जो वजह दिखाई देती है कि तेजस्वी यादव का पूरा जोर आपके स्क्रीन पर आर्थिक संकट और नौकरी पर था। 10 लाख नौकरियों का वादा, यह कितना व्यावहारिक होगा वो तो अगर वो सत्ता में आ गए तो वही बतलाएंगे, मगर उनके 10 लाख नौकरियों के वादे का परिणाम यह था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कि 2015 में जिसने पूरी कोशिश की थी बिहार के चुनावों को सांप्रदायिक बनाने की, उसे भी नौकरी पे बात करनी पड़ी, उसे भी आर्थिक संकट की बात करनी पड़ी। यहां तक कि जब चुनावी कैंपेनिंग खत्म हो गया तीनों चरणों का, तब भी प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, ये खत लिखा था बिहार की जनता को। जबकि 12 रैलीज वो कर चुके थे, फिर भी उन्होंने खत लिखा और उसमें एक बार फिर जोर कि हमने क्या किया 15 सालों में, नौकरी को लेकर एक वादा, तमाम चीजों की बात। तो आर्थिक संकट और नौकरियों पर जोर, सबसे पहली बात यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो केंद्र में रहे सियासत के। दूसरी मुद्दा, युवा की नब्ज को समझा। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, लोगों में जोश देखिए, और ये लोग जो हैं वो बिहार का युवा है। कहीं ना कहीं वो समझ गया कि राज्य के युवा को वही जातीय कॉकटेल देने का कोई फायदा नहीं है, उसे चाहिए बुनियादी मुद्दे। क्योंकि बिहार का युवा जो था, जिनमें कई वो दिहाड़ी मजदूर थे जो पैदल चल के आए थे कई जगहों से, उनमें कई युवा थे। बिहार का युवा जिसके पास नौकरियां नहीं थी, क्योंकि देश की आर्थिक संकट वैसी हालत खराब है। पिछले 45 सालों में पूरे देश में इस वक्त बेरोजगारी को लेकर या रोजगार को लेकर सबसे बदतर हालात हैं, और बिहार भी उससे जुदा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने युवा की नब्ज को समझा, और इसी से जुड़ा है तीसरा मुद्दा जो आपके स्क्रीन पर, जाति का दायरा बढ़ाया। देखिए, आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिमों और यादवों की पार्टी है, और लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों और यादवों से आगे नहीं बढ़ पाए, मगर तेजस्वी ने इस दायरे को तोड़ा। जब उन्होंने लगातार यूथ को टारगेट किया ना दोस्तों, तो यूथ के अंदर तमाम लोग शामिल थे, अगड़ी जाति के लोग भी। क्योंकि अगर हम ईबीसी की बात करें, यानी अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो सिर्फ दूसरे चरण की मतदान की बात करें तो ईबीसी की तादाद 40% थी। इस ईबीसी में नीतीश के कुर्मी भी आते हैं, वो ईबीसी जिन्होंने 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संपूर्ण विश्वास जतलाया था। उन ईबीसी के युवा भी कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होते नजर आए तेजस्वी की तरफ। तो युवा जाति का दायरा उन्होंने लगातार बढ़ाया। अब चौथी, चुनाव प्रचार में ऊर्जा। देखिए, जैसे ही तेजस्वी उतरते थे हेलीकॉप्टर से, दौड़ते हुए वो जाते थे मंच की तरफ से और दौड़ते हुए वापस जाते थे, और जिस तरह से उनका संवाद होता था वो अप्रत्याशित था। लालू यादव का संवाद जो है ना, उसमें तंज भी होता था, हास्य भी होता था। तेजस्वी यादव का हाव भाव एक बिहारी रॉकस्टार की तरह था, और उसका असर भी दिखाई दिया। और इसके बाद साफ सुथरा चुनाव प्रचार। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के परिवार पर हमला बोला था। पहले उनकी बात सुनिए। किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। नीतीश के इस बयान पर बहुत ही परिपक्वता से जवाब दिया उन्होंने।
क्या कहा था याद है आपको तेजस्वी ने कि नीतीश जी जो भी कहें सर आंखों पर हैं, मगर कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भी 6 भाई बहन थे। और यही नहीं, आप लगातार देखिए नीतीश के जितने भी हमले हुए हैं, तेजस्वी का जो तेवर है वो हमेशा सौम्य रहा है। अब ये देखिए, आदरणीय नीतीश जी मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करें कुछ भी बोलें। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। तो ये है आपके सामने तेजस्वी के तेवर। तेजस्वी जिन्होंने कभी भी किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, और यही वजह है कि उन्होंने बिहार का जो वोटर है उसके दिल में घर बनाया। वो एक डार्क हॉर्स थे, उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आज एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि वो सरकार भी बना सकते हैं। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि उन्हें 180 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस पोल कह रहा है कि उन्हें 130 से 161 सीटें मिल सकती हैं। कुछ पिछलग्गू पोलस्टर्स हैं जो उछलते कूदते हैं, वो तक उन्हें कम से कम 130 सीटें दे रहे हैं। तो कुछ बदल गया है बिहार में, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। आपके साथ मैं मिलूंगा बिहार की काउंटिंग के दौरान और हम देखेंगे क्या होगा। मगर बिहार के चुनाव जो हैं इस शख्स ने बहुत दिलचस्प बना दिए हैं। इस शो में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। वो एक फिल्म है, उसका गाना है कि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। फिल्म शान थी, गाना था यम्मा यम्मा, और यकीन मानिए यह गाना इस वक्त बिहार की राजनीतिक स्थिति के लिए पूरी तरह से माकूल साबित हो रहा है कि बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि जो एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव को तमाम एग्जिट पोल्स इस वक्त बढ़त बता रहे हैं वो सच साबित होंगे या नहीं, मगर एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव यकीनन बिहार चुनावों के मैन ऑफ द मैच साबित हुए हैं। और अगर इस वक्त आरजेडी नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी भी बनकर सामने उभरती है, और अगर वो सरकार नहीं भी बनाती है, तब भी वो बिहार के सियासी मानचित्र में अपना जोरदार असर छोड़ जाएंगे। हम उसकी बात करेंगे और हम बतलाएंगे कि किस तरह से बिहार सियासत की मानो केंद्र बिंदु बनकर रह गए इस मामले में तेजस्वी यादव, उसकी हम बात करेंगे। मगर उससे पहले चर्चा हम करने वाले हैं हमारे समाज के दोहरे मापदंड के। इस चेहरे पर निगाह डालिए, यह है रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी। इस चेहरे का खौफ देखिए, इस चेहरे का डर देखिए। और मुद्दा यहां पर यह है कि इन्हें जिस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था वहां से इन्हें तलोजा ले जाया गया। और मैंने वो क्लिप देखी थी ट्विटर पर जहां अर्नब गोस्वामी लगातार चिल्ला रहे थे कि ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे मेरे वकील से नहीं मिलने दे रहे हैं, तमाम चीजें इस तरह से। अब आप इस खबर पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इस शख्स को तलोजा जेल क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि यह शख्स क्वारंटीन सेंटर में इस खबर के मुताबिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल फोन का इस्तेमाल। जो शख्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। यह आदमी रिहा हो जाए ना हो जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने से ऊपर इन्होंने जेल में डलवा दिया था मीडिया प्रेशर बनवा के, और उसके खिलाफ कोई सबूत सामने उभर कर नहीं आया। अगर रिया चक्रवर्ती ने गलती से फोन का इस्तेमाल जेल के अंदर कर लिया होता तो इस शख्स में अपने स्टूडियो में बैठकर उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सबके साथ इसने गाली गलौज कर दी होती। अब फिर से इस चेहरे को देखिए, फिर इस चेहरे का खौफ देखिए। और अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं रिया चक्रवर्ती का चेहरा। वो रिया चक्रवर्ती जिसके परिवार को गोदी मीडिया के नफरती और झूठे प्रोपेगेंडा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया दोस्तों, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मगर यह लड़की जो है वो बौखलाई नहीं। जी हां, रिया चक्रवर्ती को अब आप देखिए पूरी गिद्ध मीडिया के बीच, एक के बाद एक तस्वीर देखिए। और मुझे याद है
इनके पिता जो एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बधाई हो भारत, तुमने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अर्नब गोस्वामी 5 दिन जेल में रहा, बावजूद इसके रिया चक्रवर्ती ने एक शब्द नहीं कहा। और रिया चक्रवर्ती की जगह अगर कंगना रणावत होती ना, वो शख्स जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पर वाहियात टिप्पणी करती हैं उनकी सेहत को लेकर कि आदमी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, तमाम चीजें। कल्पना कीजिए रिया चक्रवर्ती की जगह अगर कंगना होती और उन्हें नाराजगी होती अर्नब गोस्वामी से, तो अर्नब के जेल में जाने को लेकर कितनी खुशी जाहिर करती है, बताइए। मैं बार बार यह कह चुका हूं कि अर्नब गोस्वामी अगर जेल में है तो उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है सियासत। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक साथ होते तो जिस नायक मामले को, नायक के सुसाइड मामले को फिर से खोला है महाराष्ट्र सरकार ने, वो कभी नहीं खुलता। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर शिवसेना बीजेपी के साथ होती और चूंकि बीजेपी का पसंदीदा पत्रकार अर्नब गोस्वामी है, तो वो परिवार चिल्लाता रहता, गुहार लगाते रहता, उसका मामला फिर से नहीं खुलता। मैं मानता हूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, मगर शुक्र है राजनीति से प्रेरित ही सही, मगर कम से कम उस परिवार को इंसाफ की एक उम्मीद तो दिखाई दी। नायक परिवार को, जिनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, जिनकी मां भी जिंदा नहीं थी, वो भी रहस्यमय हालात में उस वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वक्त हम सब एक बहुत बड़ा तबका अर्नब गोस्वामी के मानवाधिकारों की बात कर रही, मगर उस परिवार के मानवाधिकारों की बात क्या, और उन तमाम लोगों के मानवाधिकार की बात क्या जिनके खिलाफ ये तमाम गोदी मीडिया चैनल्स बगैर प्रमाण के जिन्हें टारगेट करते थे। रिया चक्रवर्ती आपके सामने एक मिसाल है। रिया चक्रवर्ती को उन्होंने लगातार बार बार टारगेट किया, उसे जेल में डाल दिया। अब तक उस लड़की ने